हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और हिस्ट्री में आज एक नया टॉपिक में आपके सामने लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। क्या रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पढ़ा था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को एक प्यार भरा सैल्यूट। और आज हम एनसीईआरटी के इतिहास की टेक्स्ट बुक में एक महत्वपूर्ण पार्ट है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कौन? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के एक और महत्वपूर्ण सुधारक थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस का असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। एक और भी नाम था, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां याद रखो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। उनका एक वास्तविक नाम था, लेकिन पूरे समाज में वो श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध थे। तो याद रखो, श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहां हुआ था? श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुगली के निकट कामारपुकुर नामक गांव में हुआ था। कहां पर? कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है कामारपुकुर। क्या? कामारपुकुर गांव में रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 को। और पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि देवी। और रामकृष्ण परमहंस का निधन कब हुआ? 1886 में रामकृष्ण परमहंस वो विलय हो गए, यानी कि वो प्रभु को प्यारे हो गए। तो यहां हमने याद रख लिया है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1836 को। किस गांव में जन्म हुआ? कोलकाता में हुगली नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव कामारपुकुर में रामकृष्ण परमहंस का जन्म। पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। और रामकृष्ण परमहंस का निधन कब हुआ? 1886 में। तो रामकृष्ण परमहंस की हमने बात की। बताइए रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था? बताइए, आपने याद रख लिया है? ओके, बताइए। गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण मिशन का वास्तविक नाम। और जन्म कहां हुआ था? जन्म कहां हुआ था? ओके, हुगली नदी के तट पर बसे एक गांव का नाम क्या था? कामारपुकुर। क्या? कामारपुकुर गांव में रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म। और शारदा मणि कौन थी? यह क्वेश्चन दोस्तों एक बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। यहां कुछ इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्लियर? और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के समीप के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। क्या? कोलकाता के समीप एक दक्षिणेश्वर मंदिर था, वहां के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस।
और धर्म के नेताओं के संपर्क में आने पर उन्होंने सभी पंथों की पवित्रता को स्वीकार किया। क्या? उन्होंने सभी धर्मों की जो पवित्रता थी उनका स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, लेकिन सभी धर्मों के जो कुछ महत्वपूर्ण सार थे वो भी उन्होंने ग्रहण किए और उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता का स्वीकार किया। और उस समय के सभी धर्म सुधारकों ने, चाहे केशव चंद्र सेन हो या दयानंद सरस्वती जी, सभी ने भी रामकृष्ण परमहंस से धार्मिक चर्चा की और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। दोस्तों याद रखो कि केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती जी, यानी कि प्रार्थना समाज की बात करें या आर्य समाज की, यह सभी के जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थापक थे उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस से धार्मिक चर्चा की और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उन्हें व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात आई। एक तो हमारे परमहंस जी के प्रिय शिष्य का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में की। और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है? समाज की सेवा करना। तथा आदर्श वाक्य क्या है? ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। तो यह भी याद रख लो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य है समाज की सेवा करना और आदर्श वाक्य है ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। कहां पर? इमेज आप देख सकते हैं। कोलकाता के निकट बेलूर में रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर स्थित है। और इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, कर्मयोग। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए। आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था, तो बताइए आंसर। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेलूर में। कोलकाता के निकट बेलूर में रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर स्थित है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बाद में आपको बताना है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताई उन पर बेस्ड ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िए। पहला सेंटेंस, सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात। हमारे स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। वहां पर एक धार्मिक सम्मेलन, उसकी बात आगे हम करने वाले हैं। वहां से वापस लौटने के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। कहां पर? कोलकाता के निकट बेलूर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। सही बात है? गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं बल्कि उनके शिष्य कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। और हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल एक नंबर का सेंटेंस सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। ओके। और वीडियो देखने में वाकई में आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो पिछली 3 एग्जामिनेशन में पूछा गया था। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फिर भी 3 एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आगे बात करें तो रामकृष्ण मिशन अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हो गया। मिशन ने बाढ़, अकाल तथा महामारियों के समय राहत कार्य किए। मिशन ने अस्पताल और शिक्षण संस्थाएं भी खोली। क्या रामकृष्ण मिशन ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सेवा कार्य किए हैं? तो अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए वो सुप्रसिद्ध हो गया। मिशन ने बाढ़, अकाल
तथा महामारियों के समय राहत कार्य किए और मिशन ने अस्पताल और शिक्षण संस्थाएं भी खोली और रामकृष्ण मिशन को भारत सरकार द्वारा 1996 में डॉक्टर आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से और 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी हमें याद होना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन को गांधी शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1998 में। और डॉक्टर आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1996 में। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और अब रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों हमारे वेदांत में छिपे भारतीय मूल्यों को पूरे विश्व के सामने रखा और हमारे भारत देश का नाम रोशन किया। ऐसे महान शिष्य जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, जन्म 12 जनवरी सन 1863। विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति सन 1920 को कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम क्या था? वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। यहाँ बहुत सी ऐसी फैमिली इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। और हमारे भारत देश में 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे हम बात करने वाले हैं। और उनका बचपन का घर का नाम क्या था? वीरेश्वर था। औपचारिक नाम क्या था? नरेंद्र। और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो धार्मिक विचारों की एक महिला थी और उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। तो बताइए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी कब? बताइए। 12 जनवरी 1863 में जन्मा। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का घर का नाम क्या था? मैंने आपको हाल ही में बताया, आपने याद रख लिया है। ओके, क्या था? वीरेश्वर। और स्वामी विवेकानंद जी का औपचारिक नाम क्या था? औपचारिक नाम था नरेंद्रनाथ। बताइए। नरेंद्रनाथ दत्त। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ओके, तो यहां एक बार हम करेक्शन कर लेते हैं कि बचपन का घर का नाम क्या? वीरेश्वर। औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और उनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब? 12 जनवरी 1863 को। क्लियर। आगे बात करें तो विवेकानंद का जीवन चरित्र रामकृष्ण से बिल्कुल भिन्न था। क्या? स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र से बिल्कुल ही भिन्न था। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था, मगर रामकृष्ण से मुलाकात होने तक उन्हें मानसिक शक्ति नहीं मिली थी। परंतु वे केवल आध्यात्मिक शांति पाकर ही संतुष्ट नहीं थे, वे मातृभूमि की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी थे। क्या? मातृभूमि की दुर्दशा देखकर वो अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कहा था, अपनी इस दरिद्रता और अवनति के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। उन्होंने देश की हालत सुधारने के लिए देशवासियों को आह्वान किया और देशवासियों को उनकी कमजोरियों के प्रति संकेत करने और उन्हें जागरूक करने का बीड़ा उठाया। क्या? हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने देशवासियों को उनकी कमजोरियों के प्रति संकेत करने और उन्हें जागरूक करने का बीड़ा उठाया। यहाँ हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो उनके बारे में एक अच्छी कहानी मैंने पढ़ी थी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ
कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक युवा व्यक्ति आता है और बोलता है कि स्वामी जी, मैं दिन रात पसीना बहाता हूं, लेकिन मैं जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहा। तब स्वामी जी ने कहा कि पहले तो मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूं, लेकिन एक काम कीजिए, यह मेरा जो पालतू कुत्ता है उसे थोड़ी देर के लिए आप यहां पर घुमाकर वापस ले आइए, तब तक मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूं। व्यक्ति कुत्ते को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस लौटता है तो कुत्ता थकान महसूस कर रहा है, वो हाँफ रहा है और इंसान बिल्कुल सीधे खड़ा है, शांत चित्त से। ओके, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई साहब, यह कुत्ता हाँफ रहा है, यानी कि थक गया है, और आप नहीं थके। नहीं थके? क्यों नहीं थके? तो वह व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वामी जी, जब मैं ये कुत्ते को लेकर सीधे रास्ते पर चल रहा था, तब यह कुत्ता कभी यहां पर कभी वहां पर इधर उधर घूमता रहता था और रास्ते पर कभी कभी ही चलता था, और मैं सीधे रास्ते चल रहा था, और इसीलिए कुत्ते को थकान महसूस हो रही है, कुत्ता हाँफ रहा है, मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो आपका क्वेश्चन का आंसर है कि आप जीवन में कभी यह काम करते हैं, कभी यह काम करते हैं, यानी कि आपका ध्यान है वो भटक जाता है। आपका एक जो निश्चित लक्ष्य है सीधे रास्ते पर चलने का, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं। तो क्या दोस्तों, आप भी अपने जीवन में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि ऐसा करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सीधे रास्ते पर चलना है। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? इमेज में आप देख सकते हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, यह किताबें किसने लिखी है? यह किताबें लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और इमेज में आप देख सकते हैं सभी किताबों की फ्रंट पेज, यहां पर लिखा है ज्ञान योग, जिसके लेखक है स्वामी विवेकानंद, कर्मयोग और राजयोग, यह सभी पुस्तकों के लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। और यह भी दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए गरीबी दूर करने और जनता को जागरूक करने के लिए भारतवासियों से आजीवन प्रयास करने को कहा, और इसके लिए रामकृष्ण मिशन ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का एक समूह तैयार किया, और वे नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। क्या? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हुए? क्या? यह भी दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हुए? स्वामी विवेकानंद जी हुए। ओके, आगे बात करें तो विवेकानंद ने देश के बाहर जो कार्य किए उससे भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का आकर्षण बढ़ा। उन्होंने सन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देशों के लोगों को बड़ा प्रभावित किया, और इस प्रकार दुनिया में भारतीय संस्कृति का आदर बढ़ा। दोस्तों, उनके जीवन में सबसे अच्छी महत्वपूर्ण जो कोई घटना है तो वो है शिकागो धर्म परिषद में उनका जो भाषण दिया। और भाषण की शुरुआत कैसे की? लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा नहीं बोला, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से की, और ऐसा पहली बार संबोधन विदेशी लोगों ने सुना, विदेशी धर्म गुरुओं ने सुना, तो वो भी स्वामी विवेकानंद से खूब प्रभावित हुए। इमेज में आप देख सकते हैं यह विश्व धर्म सम्मेलन में बैठे हुए हमारे भारत देश के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी को एक सैल्यूट तो बनता है। तो विवेकानंद ने देश के बाहर जो कार्य किए उससे भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का आकर्षण बढ़ा। उन्होंने सन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देशों के लोगों को बड़ा प्रभावित किया,
और इस प्रकार दुनिया में भारतीय संस्कृति का आदर बढ़ा। किस वर्ष विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स यानी कि विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तकरीबन 3 एग्जामिनेशन में यह पूछा गया क्वेश्चन। किस वर्ष विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स यानी कि विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। कहां पर आयोजित की गई थी? अमेरिका के शिकागो नगर में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? प्रबुद्ध भारत। उनके 125वीं वर्षगांठ समारोह को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 31 जनवरी 2021 को संबोधित किया, यानी कि करंट इश्यू से लेकर भी यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। और 1896 से प्रकाशित की जा रही इस पत्रिका में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विज्ञान विषयों से युक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर लेख प्रकाशित होते हैं। और स्वामी वीरेशानंद अगस्त 2020 से इस पत्रिका के संपादक है। क्या? प्रबुद्ध भारत नामक यह पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? स्वामी वीरेशानंद। क्या नाम है? स्वामी वीरेशानंद। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रबुद्ध भारत निम्न में से किस समाज की मासिक पत्रिका है? यहां पर देख सकते हैं उस वक्त की एक कॉपी, उसकी फ्रंट पेज, यहां पर लिखा है दी प्रबुद्ध भारत। ओके, तो प्रबुद्ध भारत निम्न में से किस समाज की मासिक पत्रिका है? यह रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका है। क्लियर? ओके। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? यहां दोस्तों गैप में स्वामी विवेकानंद शब्द आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? कौन सा नारा? उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। क्या? उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत, यह नारा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों को प्रसारित करने के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। क्या? अपने गुरु के संदेश को प्रसारित करने हेतु स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। और 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भागीदारी की तथा वहां दिए गए अपने भाषण से विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। और शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो याद रखो, शिकागो से लौटने के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए थे? स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए थे? अमेरिका गए थे। अमेरिका के किस शहर में यह आयोजित किया गया था? शिकागो शहर में। और स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूं, क्या? मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक की रचना की थी। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है। मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। और इसमें उन्होंने कहा कि समाज के उच्च वर्गों को अपने पद एवं सुविधा का परित्याग निम्न वर्ग के हक में करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने यहां सामाजिक समानता की बात की। क्या? कि समाज के उच्च वर्गों को अपने पद एवं सुविधाओं को परित्याग निम्न वर्ग के हक में करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। कहां पर? अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, वो हमें यहां ढूंढना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। सही है या गलत? गलत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस,
स्वामी विवेकानंद ने मैं राष्ट्रवादी हूं नामक पुस्तक की रचना की थी। यहां भी कुछ गलत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने मैं राष्ट्रवादी हूं नहीं बल्कि मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यह सेंटेंस भी गलत हो गया। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। 1 और 2 दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो महिलाओं के संबंध में इनका मानना था कि देश के विकास में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्पित कार्यकर्ता सिद्ध हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने महिलाओं के बारे में क्या कहा था कि देश के विकास में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्पित कार्यकर्ता सिद्ध हो सकती है। तो सुभाष चंद्र बोस ने हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। क्या सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? आगे बात करें तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करें तो उन्होंने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। क्या? यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए और उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। दोस्तों सोचिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? यदि आप सीटेट की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो हमारे भारत देश के ऐसे महानुभावों ने जो शिक्षा की व्याख्या की है, शिक्षा का अर्थ समझाया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का अर्थ क्या दिया है कि उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है, यानी कि हमारे भीतर जो भी सबसे उत्कृष्ट है उससे बाहर निकालना, ऐसा कुछ कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। और विवेकानंद के मतानुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। और हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि स्वामी विवेकानंद जी का निधन, लेकिन उनका देह परिनिर्वाण कब हुआ? 4 जुलाई 1902, सिर्फ 39 साल की आयु में वो प्रभु को प्यारे हो गए। वो समाधि अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या? वो समाधि अवस्था में थे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सिर्फ 39 साल की आयु में। कौन सी तारीख थी? 4 जुलाई 1902। 1863 में जन्म, 1902 में वो देह निर्वाण हो गए, यानी कि प्रभु को प्यारे हो गए। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंटरनेशनल यूथ डे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल यूथ डे हमारे भारत देश में कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और यह दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।